हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो आज क्लास 10th की फिजिक्स की अगली टॉपिक रहेगी। हालांकि पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो गोली दर्पण होता है वो कैसे बना है, उसके बनावट के आधार पर उसकी जो डिफिनेशन थी वो हमने बता दिया था, ठीक है। और परावर्तन सतह क्या रहता है, जो डिफिनेशन थी वो भी बता दिया था आपको, कैसे पॉलिश में बनाया गया था। तो आज जो है कि उसके बाद जो गोली दर्पण के प्रकार है, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसकी स्टैंडर्ड परिभाषा लिख देनी थी हमें। तो हालांकि एक बार हम फिर से दर्पण परिभाषा लिख दे रहे हैं, ठीक। नई वीडियो है तो इसमें भी दर्पण परिभाषा लिख दे रहे हैं और उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज की टॉपिक रहेगी हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा, और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए हम लिखने जा रहे हैं दर्पण की परिभाषा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दर्पण परिभाषा हमने लिख दे दिया, सॉरी गोली दर्पण परिभाषा हमने लिख के दे दिया, ठीक है। हालांकि पिछले वीडियो में लिखी हुई है इसीलिए आपको लिखित मिल गई है। तो आप गोली दर्पण पढ़ चुके थे। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। गोली दर्पण कैसे बना था, तो पहले कांच या खोखला गोला था और उस गोले को काट करके उसको दो टुकड़े बनाए गए थे। दो कटोरे बने थे, कटोरों को बाहर से कलई किया गया था और अंदर से पॉलिश, और एक कटोरे को अंदर से कलई और बाहर से पॉलिश किया गया था। अंदर और बाहर का अर्थ है कि दबा हुआ और उभरा हुआ, इस तरीके से भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं दर्पण आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे था। यहाँ पे कि एक दर्पण था कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था, और एक दर्पण था कुछ इस प्रकार से था, ऐसे था। तो ये देखिए ये वाला जो दर्पण है इसका नाम आपका हो जाएगा अवतल और इसका नाम हो जाएगा उत्तल। नाम के हिसाब से परिभाषा हम बनाएंगे, सॉरी इसके डिजाइन के हिसाब से परिभाषा हम बनाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये आगे वाला हिस्सा है गड्ढा है, ये दबा हुआ है, और इसका ये पिछला हिस्सा क्या कहेंगे कि उठा हुआ है। तो उठे हुए हिस्से पर क्या है, कलई है, और जो दबा हुआ हिस्सा कैसा, परावर्तक सतह है, यानी चमकीला सतह है, इस पे चांदी की पॉलिश है। और इसमें देखिएगा जो गड्ढे में, अब गड्ढा इस साइड बन रहा है, जो गड्ढे में है उस पे कलई है, और जो ये उभरा हुआ है ये चमकीला बिल्कुल क्लीन है, यानी ये परावर्तक सतह है। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो इधर दबे हुए से होगा, और इसमें प्रकाश का परावर्तन किससे होगा, उभरे हुए से होगा। यही इनमें दोनों में खास डिफरेंस है, और यही हम इसी परिभाषा क्या कर देंगे, लिखेंगे इसी आधार पर, ठीक है। तो अवतल दर्पण आपका जो होता है कॉनकेव मिरर, इसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम कह सकते हैं कि वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और उभरे हुए भाग पर कलई हो, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि आपको वीडियो में परिभाषा तेज भी लिखी हुई मिल जाएगी। वह गोली दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, देखिएगा वह गोली दर्पण जिसमें दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। कौन से भाग से, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो और उभरे हुए भाग पर कलई हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण, ठीक। चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वो दर्पण है, ठीक। और यह मैं यहाँ पे चित्र बना दे रहा हूं हल्का, ये छोटा सा फिगर है। इसमें देखिए जो उठा हुआ भाग है उस पे कलई, और जो दबा हुआ भाग है ये चिकना है एकदम। जो गड्ढे में है वो चिकना है, जो चिकना है उस पे चांदी की पॉलिश लगी है, अर्थात यह कैसा होगा, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का क्या अर्थ होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन का अर्थ क्या है कि प्रकाश की किरणें वहां पे जाएंगी तो टकरा के क्या करेंगी, वापस आएंगी, इसका यही मतलब है। ये परावर्तन का पहचान है, और ये मुख्य अक्ष होता है, अभी इसको वीडियो में बताया जाएगा आपको, ठीक। अब अगली डिफिनेशन देखिएगा, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या आता है, ठीक इसी का अपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर।
तो मैं आपको इसका डिफिनेशन लिख के देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मिरर है, जो दर्पण है, कॉन्वेक्स है, उत्तल है। इसमें जो गड्ढे वाला हिस्सा है इस पे कलई कर दिया गया है, और जो उभरा हुआ हिस्सा है ये बिल्कुल पॉलिश चमकदार हिस्सा है, परावर्तन सतह है। यानी इसी भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश की किरणें आएंगी तो इसी भाग से टकरा करके ऐसे जाएंगी। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से है। और इस वाले में क्या था कि दबे हुए भाग से हो रहा है, ये दबे गड्ढे में गया है, इसमें गड्ढे में जाकर टकरा है, इसमें उभरे भाग पर टकरा रहा है। यही दोनों में अंतर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख के परिभाषा दे रहा हूँ आपको कि क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर का भी डिफिनेशन हमने लिख दिया कि वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है और दबे हुए भाग पर क्या हो, कलई हो। यहाँ देखिए, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से और दबे हुए भाग पर क्या हो, कलई हो। इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसकी डिफिनेशन, दोनों की डिफिनेशन हम एक अलग तरीके से बोल सकते हैं। मैं लिखा नहीं हूं, मैं आपको बोल दे रहा हूं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिसके दबे वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन है कि वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण, और वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बताएंगे कि इन गोली दर्पणों से संबंधित ना कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, अगर फिजिक्स को सीखना है तो उसे आप कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो आप सीख जाएंगे क्या होता है। ठीक, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, बोर्ड पे हेडिंग लग गई। अब ये क्या है कि जो गोली दर्पण आप पढ़े हैं, अवतल और उत्तल, उस दर्पण की बनावट जब देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जितने शब्द उसमें छुपे हुए हैं उन सब की अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक, तो मैं फिलहाल दर्पण को आपको बना दे रहा हूं यहाँ पे, जिससे कि आपको दर्पण नजर आए कि ये जो दर्पण शुरू में रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा। दर्पण जो शुरू में रहा होगा तो वो गोल रहा होगा कुछ इस प्रकार, क्योंकि वो जो दर्पण है किसी कांच के गोले का भाग है। तो इसी, मान लीजिए कि ये ठीक गोला था, अब इसी गोले से दोनों दर्पण बनाए गए होंगे, काट करके, बीच में से काट करके दोनों दर्पण क्या किए गए होंगे, बनाए गए होंगे। तो इन दर्पणों के पास एक केंद्र होगा, देखिए केंद्र होगा, और इन दर्पणों की भी अपनी ठीक क्या होनी चाहिए थी, त्रिज्या। तो दर्पणों के पास केंद्र होगा, दोनों के पास त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, अच्छा इतना चीज होगा। अब इसे जब कट करेंगे तो दो दर्पण नजर आएंगे आपको। कौन कौन से, तो एक आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, इधर वाला जिसपे आप पिछड़े इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दीजिए और दबा हुआ ऐसा चमकदार छोड़िए, जो कि अवतल कहलाएगा। और दूसरा दर्पण जो आएगा कुछ इस प्रकार से, जिसके दबे हुए भाग पर कलई कर दीजिए और उभरा हुआ भाग चमकदार रहेगा, जो उत्तल होगा। नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तल, और इसका नाम लिख देंगे अवतल। ठीक, अब इनके पास, अब इसके पास भी क्या होना चाहिए था, ठीक केंद्र होना चाहिए, और इसके पास भी केंद्र है। लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है कि जो अवतल होगा उसका केंद्र बाएं साइड होगा, और जो उत्तल होगा उसका केंद्र कहाँ होगा, दाएं साइड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अवतल की जो बनावट है, संरचना, इसका जो वृत्त बनना है, जो गोला बनना है, वो कुछ दाहिने साइड की तरफ राउंड ले रहा है, इसीलिए इसका केंद्र इस साइड आएगा। और जो उत्तल है ये राउंड लेगा आपका राइट साइड में ना, सॉरी ये लेफ्ट साइड में लेगा और ये राइट साइड में राउंड लेगा, तो इसलिए इसका जो सेंटर आएगा वो राइट साइड में जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो प्रतिबिंब वगैरह भी बनते हैं ना, वो राइट साइड में ही जाके बनते हैं, दाहिने साइड बनते हैं। और अवतल में केंद्र बाएं तरफ होता है, इसलिए सारे के सारे प्रतिबिंब इसमें बाएं तरफ बनते हैं। हालांकि कंडीशन आएगी जिसमें दाएं तरफ बनेगा, लेकिन इसमें सब के सब दाएं तरफ ही बन जाएंगे। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि कुछ संबंधित इनसे परिभाषाएं हैं, 7-8 परिभाषाएं होती हैं। ठीक, तो देखिए हमने पहली परिभाषा लिख दिया ध्रुव। अब ध्रुव क्या होता है समझिएगा कि ध्रुव क्या होता है। दर्पण में एक शब्द आता है ध्रुव, जो संबंधित है किससे, गोली दर्पण से। ठीक, तो ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्रुव पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ध्रुव होता क्या है। तो देखिएगा ये दर्पण होते हैं,
ये अगर इसे चेक करेंगे तो ये पूरे गोले का एकदम मध्य बिंदु है, पूरे गोले का मध्य बिंदु है। और ये जो देख रहे हैं दर्पण यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक। तो दर्पण यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, तो इस दर्पण का भी अपना मध्य बिंदु होगा। जो इधर से चलेंगे तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए, अनुमान कि यहाँ पे आएगा आपका। और इस दर्पण को अगर यहाँ से शुरू करेंगे, इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तो बीच कहाँ आएगा, बीच वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका ध्रुव हो सकता है। तो ध्रुव को हम पी अक्षर से लिखते हैं, क्योंकि ध्रुव की अंग्रेजी होती है पोल, इसीलिए इसको पी अक्षर से लिखा जाता है। तो ध्रुव कहाँ होता है, तो दर्पण के मध्य बिंदु में होता है। ये जो पूरा था ये कांच का खोखला गोला था, और कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव होता है। तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या करते हैं, ध्रुव कहते हैं। बहुत आसान है चित्रों के माध्यम से फिजिक्स को याद करना, ठीक। अब इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो लिख सकते हैं कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मल कंप्लीट। अच्छा, अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि वक्रता त्रिज्या। दूसरी डिफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र पहले पढ़ लेते हैं। वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपको वक्रता केंद्र है, ठीक। ये डिफिनेशन है आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र देखते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ताकि पहले ही आप समझ जाइए कि मैं क्या लिखने वाला हूं, क्योंकि परिभाषा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चित्र के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चित्र में क्या लिखा है। हालांकि दोनों डिफिनेशन काम करेगी दोनों दर्पणों के लिए, ठीक है ना। तो दोनों दर्पणों के लिए एक डिफिनेशन काम करेगी। देखते हैं, तो आप बताइए कि ये जो दर्पण है, अगर इसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं तो क्या बनता है। ऐसे एक पूरा सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है, हालांकि सर्कल नहीं होगा, पूरा गोला होगा, स्फेयर होगा, ठीक है ना। सर्कल और स्फेयर यानी गोला में अंतर होता है, वृत्त और गोला में अंतर होता है बहुत ज्यादा। तो ये देखिए ऊपर ये गोला है, अब यही वाले को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूं तो ये गोला बनेगा, और गोले में क्या होता है, केंद्र होता है। लेकिन केंद्र होता है तो इसीलिए हमारे सामने डिफिनेशन है ये वक्रता केंद्र। तो इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो इस समय वर्तमान में दर्पण है वो ये वाला है, ये कांच का गोला नहीं हमारे पास वर्तमान में ये दोनों है। तो हम अगर हमें इसका केंद्र डिसाइड करना तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे सामने गोली दर्पण है, कि ये इस गोली दर्पण का जो केंद्र है ना, वो जानते हैं क्या है, जिससे यह बना होगा। किससे बना है, इससे बना है। तो इसके केंद्र को आप इसका केंद्र बोल सकते हैं, क्योंकि जो केंद्र इसका होगा वही केंद्र इसका होगा, जो केंद्र इसका होगा वही केंद्र इसका होगा। तो हम सिंपल कहेंगे कि जो हमारे पास गोले दर्पण है, ठीक है ना, यह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को इसका केंद्र कहते हैं। जो गोले दर्पण हमारे पास है, यह जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को इसका केंद्र बोल दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम आपको परिभाषा इसकी लिख के दे रहे हैं, ठीक। तो ये रही आपकी परिभाषा। तो ये रही आपका वक्रता केंद्र का डिफिनेशन, कि जो मैं अभी बोला हूं वही लिख दिया हूं। क्या है कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग है, ये जो गोली दर्पण है यह कांच के जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही, उस गोले के केंद्र को ही कह सकते हैं कि दर्पण का वक्रता केंद्र कह सकते हैं, ठीक। तो कंप्लीट। और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। कैपिटल आर से नहीं करते, इसे सी से करेंगे, इसे करेंगे सी से प्रदर्शित करेंगे। किससे, सी से, सेंटर, ठीक है ना, इसे सी से प्रदर्शित करेंगे। अब अगली डिफिनेशन आपके पास है, दो आपने सीख लिया, ध्रुव। तो ध्रुव कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, इसलिए आपने पी लिख दिया। और अगला डिफिनेशन आपने सीख लिया कि सी केंद्र यहाँ पे होता है, तो इसका भी केंद्र, हाँ, इस अवतल केंद्र बाएं साइड, उत्तल केंद्र दाएं साइड, इसीलिए उत्तल में सब फिगर दाहिने साइड और अवतल में सब फिगर बाएं साइड बनता है, ठीक है। अच्छा, दो डिफिनेशन हो गई, दोनों को रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपने। अब तीसरे डिफिनेशन हम आते हैं लेकर के मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष आते हैं लेकर के। तीसरी डिफिनेशन होती है आपकी मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, आइए देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष एकदम सिंपल सी परिभाषा है, मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, बस ज्यादा कुछ नहीं, P और C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा,
क्या हमने कह दिया कि P और C, P का अर्थ होता है ध्रुव और C का अर्थ होता है वक्रता केंद्र। तो या तो आप हिंदी में लिख दीजिए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या फिर कहिए कि P और C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो मैं लिख दे रहा हूं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कैसी रेखा रहेगी, काल्पनिक रेखा रहेगी। सब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे आप चाहे तो PC से डिनोट कर सकते हैं, PC से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से P और यहां से C, ठीक है। इसके लिए और कोई अलग से विशेष अक्षर नहीं बनाया गया है। इसको हम PC से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने 3 परिभाषा देख लिया, और तीसरी कहाँ पे है, तो आपने देखिए ब्लू कलर के मार्कर से मैंने खींच दिया, यही है। और चौथी परिभाषा आप देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। तो अगली परिभाषा हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब आपको भी पता है कि देखने में तो आप ये सर्कल की तरह लग रहा है या गोले की तरह लग रहा है, तो सर्कल हो या गोला उसमें केंद्र है अगर, तो त्रिज्या तो होगी। तो त्रिज्या क्या होगी, तो अब हमें इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, इस दर्पण की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या नहीं पूछा है, दर्पण की त्रिज्या पूछ रहा है। तो अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो यही इसका रेडियस बनेगा, यहां से यहां तक अगर इसको कंप्लीट करेंगे, तो क्योंकि जब ये सेंटर है और ये लाइन आपको पर दी जाएगी तो ये त्रिज्या जाएगी, तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो इसकी त्रिज्या के बराबर होती है, और इस दर्पण की जो त्रिज्या होगी वो इस दर्पण की त्रिज्या के बराबर होगी। इस कांच का जो ये गोला था इसकी त्रिज्या और इन दर्पणों की त्रिज्या एकदम सेम होती है। तो हम परिभाषा में लिखेंगे भी कुछ इसी प्रकार से, ठीक। तो देखिए हम परिभाषा को लिख रहे हैं, ये रही परिभाषा। तो ये देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। रेडियस मतलब त्रिज्या, कर्वेचर मतलब वक्रता, कर्व लाइन जो होती है, वक्र रेखाएं, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपल सी लॉजिक है, मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं कि जो इसकी त्रिज्या होगी, मैं बताया था कि जो इसकी त्रिज्या आप खोज रहे हैं, तो इस कांच के गोले की त्रिज्या को ही तो आप इस दर्पण की त्रिज्या बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दर्पण किससे बना है, इस कांच से बना है। तो इस कांच की जो त्रिज्याएं रहेंगी वही इन दर्पण की त्रिज्याएं होंगी। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि हमारे पास जो गोली दर्पण है, कि गोली दर्पण यह जिस कांच का भाग होता है उस कांच के त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, इन दर्पण की त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम इस दर्पण की क्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी परिभाषा इसकी बनती है, एक लाइन में बनती है, आधी लाइन में बनती है, क्या कि जो त्रिज्या है आप कहां से कहां देख रहे हैं, देखिए जो त्रिज्या है इस C और P के बीच की सीधी दूरी है। ये भी तो बोल सकते हैं कि P और C के बीच की दूरी, सीधी दूरी को क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। तो आप अथवा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे अथवा करके लिख दे रहा हूं। देखिए इस चित्र के देख बता सकते हैं आप क्या कि ध्रुव व वक्रता केंद्र, ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की सीधी, बीच की सीधी दूरी को क्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी अथवा डिफिनेशन हो गई। कैसी डिफिनेशन अथवा में, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है कि P और C के बीच की दूरी ऐसे बोलिए या कहिए कि यह दर्पण जिससे बना होगा उसके त्रिज्या को हम इसकी त्रिज्या बोल देंगे, यही बात लिखी गई है।
तो आपके पास 4 डिफिनेशन हो गई, 3-4 और बची हैं, हम उसको लिखते हैं। लेकिन इन चारों में कोई डाउट हो तो देख लीजिएगा, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ध्रुव क्या होता है। तो ये जो दर्पण होता है, दर्पण की शुरुआत बिंदु यहाँ से है, अंत बिंदु यहाँ है, तो दोनों ओर से चलेंगे तो जो बीच में आएगा उसी को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं क्योंकि ध्रुव की अंग्रेजी पोल होती है। अच्छा, दूसरी डिफिनेशन क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या है, तो इस दर्पण के पास अपना क्या होना चाहिए था, केंद्र। और वक्रता केंद्र यही नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो दर्पण है ना, एक वक्र रेखा की तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, पूरा सर्कल भी नहीं है, पूरा स्क्वायर भी नहीं है, ये केवल आधा ही है, तो इसलिए वक्र लाइन है। ये याद रखिए, हाई सीधी लाइन है, हाई टेढ़ी लाइन है, और ये कैसी लाइन है, वक्र लाइन है। लाइन 3 ठो होती है ना, इसे कर्व बोल सकते हैं, यह वक्र है। तो जो दर्पण है वो वक्र के टाइप का, पूरा कंप्लीट नहीं है ये, क्योंकि ये कटा हुआ हिस्सा होता है, इसलिए वक्र में ही आ जाएगा, सर्कल में नहीं आता है। ठीक, तो त्रिज्या क्या होती है, तो इस दर्पण की त्रिज्या कैसे मिलेगी, जो गोला है उसकी त्रिज्या से हमें दर्पण की त्रिज्या मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोले के केंद्र को, गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये लाइन, इसमें ऊपर लाइन सब सेम है, बस हल्का सा अंतर है कि उससे केंद्र को इसका केंद्र, उसकी त्रिज्या को इसकी त्रिज्या। ठीक, और या फिर P और C के बीच की दूरी भी त्रिज्या है। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले डिफिनेशन आपको लिख दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है मुख्य फोकस। अगले जो डिफिनेशन है वो मुख्य फोकस है, और 5वीं डिफिनेशन आपकी रहेगी। ठीक है, ये कौन सी डिफिनेशन है, 5 नंबर की है। इसको केवल फोकस भी कह सकते हैं, ओनली फोकस कहिए या मुख्य फोकस कहिए। इसे समझने के लिए आपको कुछ चित्रों के माध्यम से समझना होगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये आपका रहा, ये जो दर्पण है, कोई भी दर्पण लेके हम आपको दिखा सकते थे, हालांकि दोनों दर्पण में दिखा देंगे बारी बारी। ये दर्पण है, आपके पास कौन सा है, अवतल है, क्योंकि इसके उभरे भाग पर क्या है, कलई है, अथवा वह भाग कैसा चमकदार है। अब इस दर्पण में यहाँ क्या होगा, ध्रुव होगा P, अब इतना तो आप जान चुके हैं। और यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर होगा C, अब ये भी जान चुके हैं, इसमें डाउट कोई नहीं है क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब P और C को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको क्या कह सकते हैं आप, मुख्य अक्ष कह सकते हैं। P और C को मिलाने वाली लाइन को क्या बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष। काल्पनिक सीधी लाइन को बोल देंगे आप मुख्य अक्ष। तो ये हमारा आपका क्या, मुख्य अक्ष रहा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष, इसके लिए भी काम करेगा मुख्य अक्ष। ठीक है, अब परिभाषा देना आपको फोकस का। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी, वहां पे लिख दिया गया था, हालांकि त्रिज्या की भी जरूरत है नहीं इसको बताने के। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, देखिएगा, हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस क्या है, कि ये जो मुख्य अक्ष है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होती है, अब आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई क्या है हमारे सामने, एक कोई वस्तु है, और ये वस्तु है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, आएंगी। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, आएंगी, तो अनंत से आएंगी। और इतना याद रखना कि विज्ञान में अनंत से आने वाली किरणों को हमेशा समांतर माना गया है। आप जब भी फिजिक्स पढ़िएगा तो इस बात को नोट करिएगा कि अगर किरणें कहीं अनंत से आ रही हैं तो उसको आप किसी और तरीके से नहीं लेके आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि अनंत से अगर किरणें आएंगी तो समांतर रहेंगी, 2 या 2 से अधिक किरणें। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समांतर आएंगी। तो ये देखिए, हम इसके समांतर कुछ किरणों को ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये समझ गए होंगे कि सामने कोई वस्तु रहेगी तभी किरण आएगी। ठीक है, हम यहाँ से ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ गई, इसके समांतर आ रही है, इसके समांतर देखिए ला रहे हैं, इसी के समांतर, और नीचे भी इसके लेके आ सकते थे ऐसे, और ये ऐसे। ये जो भी किरणें हैं इस डॉटर लाइन के समांतर आ रही हैं, और ये अनंत से आ रही हैं, इसीलिए समांतर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं, देखिए जाके टकरा रही हैं, और टकराने के पश्चात इनका परावर्तन होगा। क्यों, क्योंकि ये चमकदार हिस्सा है, तो टकरा के उसको छेद के ऊपर जा नहीं सकती हैं, पीछे से कलई कर दी है, तो टकरा के जाहिर सी बात है कि फिर ये वापस ही आएंगी, तभी तो परावर्तन होगा। तो जब ऐसा देखा गया, और ऐसा पहले देखा गया है, फिर डिफिनेशन बनाई गई है। ऐसा नहीं कि पहले डिफिनेशन थी, नहीं, पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे ऑब्जर्व किया है, देखा है, फिर जाकर उसको डिफिनेशन बनाया है। तो उन लोगों ने देखा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य से समांतर आ रही थी और दर्पण से टकरा रही थी, तो दर्पण से टकराने के बाद इनका परावर्तन हुआ, और होगा भी,
दर्पण टकराएंगे तो परावर्तन वापस तो आएंगी। जब ये वापस आ रही थी ना, तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे मिल रही थी। अब मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर ये मिल रही थी, ये मुख्य अक्ष है। अब मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही थी, कुछ इस प्रकार से। जो भी किरणें थी वो कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर टकरा टकरा के जब वापस आ रही थी, तब इसको हम दूसरे मार्कर से बना दे रहे हैं, कलर चेंज करके। ये गई ऐसे है, लेकिन वापस देखिए ऐसे जा रही हैं। ये वापस जब आ रही हैं, जब ये वापस आ रही है तो टकराने के देखिए यहाँ पे एकत्रित हो रही है, ठीक है। तो वापस आ रहे हैं, टकराने के लिए एकत्रित हो रही है यहाँ पे कुछ इस हिस्से पे। इसको भी हम ब्लू कलर से कर दे रहे हैं कि यहीं पे ये लोग क्या कर रही हैं, आके ऐसे टकरा रहे हैं। तो टकराने के बाद जो वापस आ रही है उस पर हम ब्लू मार्क चला दिए हैं, ठीक है। तो परावर्तित किरणें जो होती हैं, वापस जो आने वाली किरणें होती हैं, वो किरणें क्या कर रही हैं कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर आकर टकरा रही हैं। मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर आकर क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो जिस बिंदु पर टकराई है ना, इस बिंदु को ही बोल देते हैं क्या, फोकस। और इसको डिनोट करते हैं यफ अक्षर से। तो मैं यहीं पे जगह नहीं थी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यफ, लेकिन इस बिंदु को यफ बोलते हैं जो मुख्य अक्ष के ऊपर है। अब यही पूरी परिभाषा बन जाएगी जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। जो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाया हूँ, यही यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। क्या समझाया हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाकर एकत्रित होती हैं या मिलती हैं। तो इस बिंदु को ही, मुख्य अक्ष के इस बिंदु को क्या बोल सकते हैं आप, फोकस या मुख्य फोकस। क्लियर। अब ये परिभाषा मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो सामने रही परिभाषा नोट करिए। देखिए मुख्य फोकस जो हमने आपको समझाया वही हमने लिख दिया। क्या लिख दिया कि देखिए बिल्कुल मिलाइएगा एकदम। दर्पण के मुख्य से समांतर आने वाली, तो मुख्य से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब वापस हो रही है उसके बाद चेक करना है। पहले जाते समय मत चेक करिएगा, रहते यूं कट कर रही है, जा रहे थे यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट है, जाते समय नहीं चेक करना है, वापस आते समय। परावर्तन के पश्चात, तो पश्चात में देखिए ये वाली किरण है और ये वाली और ये वाली और ये वाली। अब ये कहाँ मिल रहे हैं उसको नोट करना है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही है, मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, या अब यहां से एक नया शब्द आ गया, आप बहुत अच्छे से समझिएगा, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस शब्द का मतलब है कि ये दूसरे वाले दर्पण के लिए बात की गई है। दोनों दर्पण की परिभाषा एक दी जाती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। दूसरा वाला दर्पण जो है, इसमें कैसे आपको पहचानना पड़ेगा, ये देखिएगा। ऐसे रहा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि इसके दबे भाग का कलाई उभरे परावर्तन है। और ये जो लाइन में खींच रहा हूँ ये मुख्य अक्ष है, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्रुव होगा और इसका सामने, इसका केंद्र जानते हैं कहाँ होगा, इस पार होगा, क्योंकि अभी मैं समझाया था कि ये राइट साइड में कर्व कर रहा है, तो केंद्र इसी साइड बनेगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आनी चाहिए, तो ये रहा आपका मुख्य अक्ष। इसी के समांतर हम कुछ किरणों को लेकर आएंगे, इसी के समांतर हम कुछ किरणों को लेकर के आएंगे ऐसे। तो ये परिभाषा भी ऐसे काम कर रही है ना कि दर्पण के मुख्य समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात। अब इसमें क्या खास बात है कि ये परावर्तन कुछ और ढंग से करता है, इसका अलग खासियत है अवतल का। अवतल हमेशा परावर्तन के बाद किरणों को इकट्ठा करता है, ये एकत्रित करता है किसी एक बिंदु पर, और उत्तल हमेशा परावर्तन के बाद किरणों को फैलाता है। इसलिए ये भी आप विकल्पी में याद रखिएगा कि कौन सा दर्पण है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो ये उत्तल फैलाएगा और अवतल बिटोरेगा। अब इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब इसमें ये जा रही थी ऐसे, तभी यहां से क्या आ जाएंगी, ये देखिए ऐसे चली जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए वापस आ रहे हैं ऐसे। तो ये अब यहां से अब हम चेक करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसको अगर ऐसे चेक करें तो हमको ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही हैं, पीछे से कहीं से आ रही हैं। अब बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो मैं इसको सुधार दे रहा हूं, ये ऐसे, ठीक है, और ये वाला आपका हो जाएगा कुछ ऐसे। अब इसको चेक करिए आप, तो देखिए ये अलग कलर से मार्क से मैंने डिजाइन कर दिया इसको, ये ऐसे, और दर्पण के पीछे से आ रही है ऐसा। अच्छा, इसमें देखिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो ये वाला साफ साफ मिल रही है। इधर से गई टकरा के इधर आए तो हम देख सकते हैं।
और यहाँ लिखा कि या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो मैं यहाँ खड़ा होकर देखूंगा तो ये किरणें लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि दर्पण के पीछे से आ रही है। देखिए यहाँ से निकल के आ रही है, ऐसे लग रहा है कि पीछे से आ रही है। अब पीछे से किरणें आएंगी तो हम देख सकते नहीं है, इसलिए इन किरणों को डॉटर लाइन से बना रहा हूँ। आभासी किरणें है, काल्पनिक किरणें, इसलिए डॉटर लाइन से, ठीक। और दर्पण के आगे वाले हिस्से को तो हम देख सकते थे, इसलिए पूरी कंप्लीट लाइन है। और दर्पण के पीछे कैसी लाइन है, अधूरी लाइन है, क्योंकि हम पीछे देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रतीत होती है। प्रतीत शब्द का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कि प्रतीत होती है, ऐसा हमें लग रहा है कि पीछे से आ रही है। तो जहां से आ रही है और इसमें जहां पे मिलती है, दोनों कहाँ पे है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बिंदु है। उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के ऊपर और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर मिलती है तो ये लाइन अवतल दर्पण के लिए, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ये लाइन उत्तल दर्पण के लिए, तो उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस बिंदु को भी मुख्य फोकस कहेंगे और इस बिंदु को भी मुख्य फोकस कहेंगे। ये अवतल दर्पण का फोकस, ये उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक रेखाएं हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। और ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, वास्तविक लाइनें हैं, और ये कैसी हैं, काल्पनिक लाइनें हैं। इसीलिए अभी से याद रखना कि उत्तल दर्पण में कैसा फिगर, काल्पनिक। अवतल दर्पण में कैसा फिगर, वास्तविक। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। यही से हमको पता चल जा रहा है, ठीक। आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली परिभाषा इसकी लिख रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं, 2-3 परिभाषाएं बच गई थी, इसे भी खत्म कर देते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होता है, जैसा कि आप मुख्य फोकस पढ़े हैं, मुख्य फोकस पढ़ लिए थे, तो फोकस दूरी में देखिए क्या होता है कि अभी अभी आप हाल ही में पढ़े हैं कि ये जो आप चित्र पढ़े हैं ये आपका मुख्य फोकस, यहाँ पे आप P देखे हैं, ये आप कलाई कर दिए, यहाँ पे P, यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे फोकस पढ़ लिए। अब जो फोकस होता है, ये जो फोकस पॉइंट है देख रहे होंगे, और ये जो ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, यही होती है फोकस दूरी। यहाँ आपको छोटा नजर आ रहा है, तो अब हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, कि चलिए इसमें देख लीजिए, नहीं यहीं पे देख लेते हैं। ये आपका चित्र थोड़ा सा बड़ा कर दिया हम, यहाँ पे ध्रुव हो गया और यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं और यहाँ पे फोकस मान लेते हैं। तो ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी देखिए क्या है, ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इसे फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। बहुत सिंपल परिभाषा है, देखिएगा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, कहां से कहां, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी है। और ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी जानते हैं क्या होती है, त्रिज्या होती है। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल f से और मुख्य फोकस को कैपिटल F से, ठीक। तो ये वाली कंप्लीट हो गई आपकी। अब आते हैं फोकस तल। एक परिभाषा ये भी होती है, किताब में दी हुई है, इसलिए आप इसको भी जान जाइए कि फोकस तल का मतलब होता है कि देखिए फोकस से गुजरने वाली वह लाइन, काल्पनिक लाइन, फोकस से गुजरने वाली वह काल्पनिक सतह या वह काल्पनिक तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो। ये जो मुख्य अक्ष है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए हर हाल में। वैसे 90 डिग्री का एंगल ये अभी बना रहा है, जो मैं अभी से खींचा हूं, 90 डिग्री का एंगल ये अभी बना रहा है, किससे, मुख्य अक्ष से। लेकिन ये लोग फोकस तल नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि फोकस तल का मतलब ये है कि मुख्य अक्ष से 90 डिग्री का कोण तो बनाए, लेकिन फोकस से ही होकर गुजरना चाहिए। ये जो फोकस पॉइंट देख रहे हैं, इस फोकस पॉइंट से ही गुजरना चाहिए था फोकस तल, ये शर्त है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, मुख्य अक्ष से क्या हो, इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो इस तल को क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस तल कहेंगे, ठीक। और अगली और लास्ट परिभाषा के दर्पण का द्वारक, जैसा कि द्वारक शब्द से आप समझ रहे हैं कि द्वार, अब ये आपको ऐसे लग रहा है देखने में दर्पण, तो ये ऐसे लग रहा है इतना बड़ा, तो इसका द्वार कहां से कहां तक रहेगा, इस हिस्से से इस हिस्से तक, यानी इस छोर से लेकर इस छोर तक क्या है, इसका द्वार है। अब ये द्वार है तो ये कौन सा है, देखिए अब ये अंदर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक सतह, और बाहर वाले हिस्से को कलई किया हुआ भाग। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, और आपको याद हो
तो ये जो लाइन है, ये जो ऐसे बन रहा है, अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये सर्कल। हालांकि सर्कल नहीं होता है, ये गोला होता है। कंप्लीट करेंगे तो गोला दिखाई देता है, और ये केंद्र है। और आप भी पढ़े हैं कि वृत्त या गोले में जो लाइन केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं आप? व्यास कहते हैं। जो लाइन केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं आप? व्यास कहते हैं। और जो हमारा ये जो व्यास है ना, यही तो हमारा द्वार है दर्पण का, यही तो हमारा द्वारक है। देखिए, तो हम कहेंगे कि व्यास को ही द्वारक कहते हैं। कैसे कहेंगे? कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, देखिए परावर्तक पृष्ठ यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, और ये जो परावर्तक पृष्ठ है यही केंद्र से होकर जा रहा है, और ये हमारा व्यास हुआ। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर नहीं, सॉरी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गई। कौन सी? कि गोले दर्पण संबंधित परिभाषाएं। ठीक, अब इसमें आपको ये वीडियो कैसी लगी देखने में? अगर आपको ये पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के यहाँ तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका आनंद उठा सके। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।